डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पहले पार्ट का तीसरा वीडियो पादपों में लैंगिक जनन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले पिछले दो वीडियोज में हमने जो पढ़ा था, एक बार उसका थोड़ा सा अपन शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि पादपों के अंदर दो प्रकार का जनन पाया जाता है आवर्तबीजी पादपों में, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। फिर हमने पढ़ा जो अलैंगिक जनन है उसके दो प्रकार हैं, अनिषेक बीजता और कायिक जनन। तो यहाँ हमने जो कायिक जनन है उसको फिर आगे दो भागों में बांटा है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन या कायिक परिवर्तन। तो उसके लिए हमने दो वीडियो बनाए हैं अलग अलग। एक तो था अपना वीडियो प्राकृतिक कायिक जनन के लिए, जो कि पौधे के तने के द्वारा, जड़ों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा और जनन अंगों के द्वारा होता है। दूसरा आपने वीडियो बनाया था कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का। जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है इसके भी तीन प्रकार हैं, तीन तरीके से। कर्तन के द्वारा, जो कि स्तंभ कर्तन या मूल कर्तन है। दाब लगाना, जिसके दो विधियां हैं, टीला दाब और वायु दाब या गुट्टी लगाना। तीसरा जो प्रकार था इसका रोपण। रोपण में हमने इसके चार प्रकार पढ़े, वहीप या जिब्बी रोपण, फच्चर रोपण, किरीट या मुकुट रोपण या फिर कलिका रोपण। आज के इस वीडियो में हमें जो तीसरा पॉइंट है इस पाठ का, लैंगिक जनन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, नाम ही क्या है, लैंगिक जनन, यानी कि पौधे के अंदर ऐसा जनन जिसमें उसके लैंगिक अंग भाग लें। ठीक है, जनन के अंदर लैंगिक अंग भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहेंगे। तो पौधे के लैंगिक अंग कौन कौन से हैं? तो यहाँ आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में देखिएगा आप, पुष्प के मुख्य रूप से चार भाग हैं, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। इस पुष्प की जो बाहर हरे रंग की जो पंखुड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हें बाह्य दल कहते हैं। पुष्प की रंगून पंखुड़ियों को दल कहते हैं। बाह्य दल और दल को सहायक चक्कर के नाम से भी जाना जाता है। पुष्प के अंदर ये जो इस प्रकार से आपको तंतुनुमा संरचनाएं दिख रही हैं, ये इसके पुंकेसर कहलाते हैं। और पुष्प के बीचों बीच ये जो आपको भाग दिख रहा है पूरा, ये अंडप या स्त्री केसर कहलाता है। अंडप या स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन अंग है और पुंकेसर जो है ये पुष्प का नर जनन अंग है। अब ये पुंकेसर और स्त्री केसर किस प्रकार से जनन की पूरी प्रक्रिया करते हैं, उसके लिए अपन ने दूसरा जो पाठ अपन है उसके बारे में इसमें समझेंगे। तो यहाँ अपन शॉर्ट में जो जानकारी इसकी प्राप्त करना चाहते हैं वो ये है, देखिएगा इसमें अपन जो महत्वपूर्ण बात है उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है अपनी पुस्तक में, कि आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन पुष्पों द्वारा होता है। ये तो अपन ने अभी बताया कि पुष्प के अंदर ही उसके लैंगिक अंग होते हैं, जैसे पुंकेसर या अंडप, उसके द्वारा ही लैंगिक जनन करते हैं। पुष्प एक सीमित वर्दी वाला रूपांतरित प्रोह है। देखिएगा इस बात को थोड़ा समझना आप, प्रोह क्या होता है? प्रोह का मतलब होता है जैसे परह तंत्र और मूल तंत्र, पौधे के दो भाग होते हैं। जो मिट्टी के अंदर जो भाग है उसका जड़ वाला भाग, ये तो कहलाता है मूल तंत्र। और जो वायु भाग है पूरा ऊपर जो बाहर है, हवा के ऊपर जो है, उसमें तना है, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, ये सारे उसके प्रोह तंत्र कहलाते हैं। और सबसे ऊपर का जो शीर्ष भाग होता है, जहां से नई पत्तियां निकलती हैं, जिसे अपन कोपल भी कहते हैं, तो ये जो नई पत्तियां जहां निकलती हैं ये अपना प्रोह कहलाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोह भाग है ये क्या करता है, जब पुष्प का निर्माण होना होता है तो उस समय जैसे यहाँ पत्तियां बन रही होती हैं, तो पत्तियों का निर्माण तो बंद हो जाएगा और पत्तियों के स्थान पर पुष्प का निर्माण बनना शुरू हो जाता है, यानी कि पुष्प बनना शुरू हो जाता है। जब पत्तियां बन रही होती हैं तो हमें पता है कि उसमें पत्तियां आगे से आगे बनती रहती हैं, तो ये तो ग्रोथ होती रहती है। परंतु जब पुष्प बन जाता है तो यहाँ पर इस प्रोह की वृद्धि आगे रुक जाती है। ठीक है, तो ये कैसा है, सीमित वर्दी वाला। सीमित वर्दी वाला का मतलब यहाँ पर आगे वर्दी ग्रोथ जो है इसके आगे रुक जाती है, पुष्प बनने के बाद में आगे ये बढ़ता नहीं है, ये शाखा आगे नहीं बढ़ पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूपांतरित का मतलब यानी कि रूप बदलना, मॉडिफाई होना। जिस प्रकार से मोटर गाड़ियों को मॉडिफाई किया जाता है ना, उसमें कुछ बदलाव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो परह तंत्र था उसमें इस प्रकार से पत्तियां बननी थी, परंतु उसके स्थान पर क्या बन गया, पुष्प बन गया, जो कि एक हार्मोन, जिसे फ्लोरिजन हार्मोन भी कहते हैं। अपने एक आगे पाठ आएगा उसमें पढ़ लेंगे कि पुष्प कब बनते हैं और क्यों बनते हैं, उसमें हार्मोन सेक्टर भी काम करते हैं, तो उसके द्वारा ये पुष्प बन जाते हैं। तो यहाँ इस बात को आपको अंडरलाइन करना है, पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्रोह है, सीमित वर्दी वाला, एक मॉडिफाइड शूट कहलाता है। आगे इसमें जो खास बात है वो ये है, पुष्प एक व्रंत, देखिए व्रंत जो है, जैसे अपने पत्ती के बारे में अपने जूनियर क्लास में पढ़ा था,
की पत्ती है इस प्रकार से, तो पत्ती जो पादप की शाखा से जिस भाग से ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर ये पर्णवृंत कहलाता है। पर्ण यानी कि पत्ती का वृंत, वृंत का मतलब जोड़ने वाला भाग, ठीक है। ये पर्णफलक है और ये इसकी शाखा है, इसको जोड़ने वाला ये भाग है, ये पर्णवृंत कहलाता है। इसी प्रकार से जहां जिस शाखा से आगे पुष्प जुड़ा हुआ है, मान लीजिए पुष्प है, ठीक है, ये पुष्प है, तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये भाग इसका पुष्प वृंत कहलाएगा, ठीक है। तो पुष्प एक वृंत पर लगा होता है जिसे पुष्प वृंत कहते हैं। जैसा कि आप ऊपर यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ ये जो भाग है ये वाला, ये पुष्प वृंत है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। पुष्प वृंत का शीर्ष भाग चौड़ा होकर पुष्पासन बनाता है। देखिए नाम ही क्या है, पुष्पासन। इसका संधि विच्छेद अपन करते हैं, आपने हिंदी भी खूब पढ़ी है। पुष्प प्लस आसन, आसन का मतलब होता है बैठना, यानी कि पुष्प जिसके ऊपर बैठा है, तो पुष्प जिस पे बैठता है वो भाग उसका फैला हुआ होता है। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो इसका पुष्प वृंत था, ये तो इस प्रकार से यहाँ पर एक नलिका रूपी संरचना है, परंतु आगे चल करके यहाँ पर ये भाग इसका ये फैला हुआ है। तो ये जो भाग इतना आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर, ये इसका पुष्पासन कहलाता है, ठीक है। इसी के ऊपर पुष्प के ये चारों भाग हैं, बाह्य दल, दल है ना, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये सारे इसी के ऊपर जुड़े हुए हैं, पुष्पासन के ऊपर ही है। कहने का मतलब पुष्प जो है, पुष्प के भाग है वो पुष्पासन के ऊपर ही आसन करते हैं, बैठते हैं, एक प्रकार से जुड़े होते हैं। फिर आगे देखेंगे अपन, एक प्रारूपी पुष्प में 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से, अभी ने पढ़ा है, जो बाह्य दलपुंज है, दलपुंज है, पुमंग और जायांग है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जब पुष्प में चारों भाग होते हैं, ठीक है, ये चारों भाग है, तो उस पुष्प को पूर्ण पुष्प कहेंगे। परंतु अगर एक भाग, कोई भी एक भाग अब्सेंट है, चाहे वो बाह्य दलपुंज हो, पुमंग हो या जायांग, अगर पुष्प में एक भाग अब्सेंट होता है, एक भाग अनुपस्थित होता है, तो वो कहलाएगा अपूर्ण पुष्प, ठीक है। ये पूर्ण यानी कि पुष्प जिसमें चारों भाग होते हैं, और ऐसा पुष्प जिसमें कोई भी चारों में से एक भाग अब्सेंट हो, वो अपूर्ण पुष्प कहलाएगा। अब देखिए जो पूर्ण पुष्प के उदाहरण है वो उसका है सरसों। सरसों के फूल हैं, उसमें चारों भाग होते हैं। चारों भाग का मतलब बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ठीक है। और मटर के अंदर भी ये चारों भाग पाए जाते हैं, तो ये पूर्ण पुष्प के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से आगे अपूर्ण पुष्प के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, जैसे लौकी है, पपीता है, पपीता जो फल अपन खाते हैं, ठीक है ना। ये इसमें क्या होते हैं, पपीते के पौधे 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा पौधा जो केवल उसमें नर वाले भाग पुंकेसरी होते हैं, और दूसरा जो पौधा है उसमें केवल स्त्री वाले भाग स्त्री केसरी होते हैं। इसी प्रकार से लौकी है, लौकी जो है कुकुरबिटेसी कुल में आता है। कुकुरबिटा जो है, जिसको कुकुरबिटेसी, ठीक है, जैसे अपने खीरा ककड़ी है, ये सारे उसी कुल में आते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली में आते हैं। तो लौकी भी जो है ये इसका एग्जाम्पल है अपना, किसका, अपूर्ण पुष्प का। लौकी का मतलब यानी कि जो अपने सब्जी जो बनाते हैं, ठीक है, लौकी, तो ये यहाँ पर अपूर्ण पुष्प के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए अपन आगे देखते हैं पुष्प के जो भाग है वो कौन कौन से दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी है जो कि खास गौर करने वाली बात है। पुष्प निम्नलिखित 4 भागों या चक्रों से मिलकर बने होते हैं। अब भाग तो आप समझ रहे हैं कि 4 भाग है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, लेकिन ये चक्कर आपके समझ में नहीं आया है कि चक्कर क्या चीज है, ठीक है। इस चक्कर के क्या चक्कर है वो अपन समझते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं। देखिए चक्कर इसको क्यों कह रहे हैं। यहाँ आपको ऊपर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है पुष्प का, देखिए इसके नीचे यहाँ ये लिखा हुआ है, ये पुष्प की कौन सी काट है, अनुदैर्ध्य काट, ठीक है ना। यानी कि अपन ने आपको जो भाग दिखाई दे रहे हैं पुष्प के, इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये पुष्प है और अपन इसको ऐसे काटते, ठीक है ना, ऐसे काटते हैं, वो अनुदैर्ध्य काट होती है। और यदि मान लीजिए पुष्प ऐसा है और हम इसको ऐसे काटे, इस प्रकार से काटते हैं, तो उसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट, ठीक है। तो जब पुष्प के अपन अनुप्रस्थ काट काटते हैं, तो अनुप्रस्थ काट काटते समय हमें पुष्प के जो 4 भाग हैं वो एक चक्कर के रूप में दिखाई देते हैं, एक साइकिल के रूप में, यानी कि एक गोल घेरे के रूप में दिखाई देते हैं। चक्कर का मतलब क्या होता है, एक साइकिल या गोल घेरा। देखिए आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, ये रहा। जब पुष्प के अपन अनुप्रस्थ काट काटते हैं, जैसे मान लीजिए ये पुष्प है और अपने इसको इस प्रकार से काटा, तो यहाँ अपन जब पुष्प को ऐसे देखेंगे, ऊपर से संरचना को देखेंगे, इसकी संरचना जो अपन को दिखाई देगी, उसमें ये भाग हमें दिखाई देते हैं। सबसे बाहर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसके बाह्य दलपुंज हैं, ठीक है, ये 4 संख्या में दिखाई दे रहे हैं आपको। फिर अंदर जो दूसरा जो चक्कर है, दूसरा साइकिल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दलपुंज के होते हैं, ये वाले, ठीक है, ये चारों। और यहाँ आपको ये जो दिख रहे हैं भाग, ये इसके पुंकेसर हैं। ये क्या है, ये इसके पुंकेसर हैं। बीच में जो दिख रहा है इसका स्त्रीकेसर वाला भाग, जो अंडप है और अंडाशय है बीच में, ये आपको दिखाई दे रहे हैं।
तो आपके कितने चक्कर बन गए, ये एक बाह्य दलपुंज का, एक दलपुंज का, एक पुंकेसर वाला चक्कर बन गया और बीच में सबसे अंदर स्त्रीकेसर वाला। तो ये 4 चक्कर बन जाते हैं। बाहर वाले दोनों चक्कर तो कहलाएंगे सहायक चक्कर और अंदर वाले दोनों चक्कर कहलाते हैं जनन चक्कर या आवश्यक चक्कर। ठीक है, तो चलिए फिर अपन आगे देखते हैं इसके अंदर अपने पाठ्य पुस्तक में इसमें आगे क्या दे रखा है, एक एक चक्कर के बारे में बात करते हैं। यहां अपन देखें सबसे बाहर जो है नाम ही क्या है, बाह्य दलपुंज। देखो याद करने का तरीका बता दूं मैं, दलपुंज जो रंगीन भाग होते हैं उसके बाहर, बाहर से क्या होता है बाह्य, बाह्य का मतलब क्या होता है बाहर, यानी कि दलपुंज के बाहर जो है वो बाह्य दलपुंज होते हैं और ये सामान्यतः हरे रंग के ही होते हैं। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्कर है। ठीक है, और बाह्य दल यानी कि बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। इसकी जो इकाई है उसे बाह्य दल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये चारों आपको यहाँ डायग्राम में आपको देखिएगा 2 ही दिखाई दे रहे हैं, तो इन सभी को तो अपन बाह्य दलपुंज कहेंगे एक साथ, लेकिन इसकी जो इकाई है एक अकेले को अपन क्या कहते हैं, बाह्य दल। ठीक है ना, बाह्य दल पुंज, पुंज तो क्या है, पूरा एक ग्रुप हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बाह्य दलों की संख्या 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, तो ये तो एक समूह है पूरा और इसकी इकाई को कहते हैं बाह्य दल। ठीक, दूसरा है दलपुंज। दलपुंज जो रंगीन भाग होते हैं सामान्यतः कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, परागण में सहायक है, ये बाह्य दलपुंज होते हैं। और ये पुष्प का दूसरा चक्कर है, अभी अपन ने चक्कर से समझा था अंदर का चक्कर, यानी कि बाह्य दलपुंज के अंदर की तरफ होता है जो दलों से मिलकर बना होता है, यानी कि एक रंगीन पंखुड़ी को दल कहेंगे और सभी रंगीन पंखुड़ियां मिलकर के दलपुंज बनाती हैं। क्लियर। तीसरा फिर आगे है इसका नर भाग जो है पुमंग। देखते हैं पुमंग में क्या लिखा है। यह है दलपुंज के अंदर पुष्प का नर जनन अंग होता है। ठीक है, पुष्प की एक इकाई या एक सदस्य को पुंकेसर कहते हैं और पुंकेसर जो है वो पराकोष, भूतंतु एवं योजी से मिलकर बना होता है। देखिएगा आपको डायग्राम में यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये रहा पुष्प का ये पुंकेसर वाला भाग। ठीक है ना, ये रहा पुंकेसर। तो यहाँ ये जो ऊपर फुला हुआ भाग है ये, ठीक है, ये तो क्या है इसका, ये पराकोष, और ये जो नीचे जो तंतु है ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, नीचे यहाँ इस प्रकार से आपको दिख रहे हैं, ये जुड़े हुए हैं नीचे पुष्पासन से, यहाँ पर ये कहलाते हैं पुतंतु। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 2 पराकोष हैं, ये पराकोष आपस में जुड़े होते हैं। ये पराकोष जहां से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं योजी। उसका नाम क्या है, योजी। देखो यहाँ पर एक नाम आया है योजी। ठीक है, ये रहा योजी नाम। तो इसको अपन आगे अगले चैप्टर के अंदर दोबारा देख लेंगे डिटेल से। चौथा और जो अंतिम भाग है जो सबसे बीच में होता है वो है जायांग, और पुष्प के सबसे भीतरी चक्कर है, सबसे अंदर का चक्कर है जायांग होता है, और ये मादा जननांग है यानी कि स्त्री वाला भाग है। यह स्वयं अंडपों से मिलकर बना होता है, यानी कि इसकी इकाई एक अंडप होती है, और जो एक अंडप या स्त्रीकेसर होता है उसके अंदर अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र से मिलकर बना होता है। तो इसको अपन पुष्प में देखेंगे डायग्राम में। देखिए आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं इसके भाग, ये रहा अंडप, ये जो ऊपर वाला भाग है जो घुंडीनुमा भाग है फैला हुआ, ये इसका वर्तिकाग्र कहलाता है। ये नीचे की जो नलिका आपको दिख रही है ये इसकी वर्तिका कहलाती है, और नीचे का ये जो फूला हुआ भाग है ये इसका अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय में आपको ये जो गोल गोल ये दिख रहे हैं ये इसके बीजांड कहलाते हैं। ये इसमें क्या है, ये बीजांड है। इस प्रकार से अंडाशय जो है वो फल का निर्माण करता है और जो बीजांड है वो बीज का निर्माण करते हैं। ये अपन आगे देख लेंगे अगले वीडियोज के अंदर इसके बारे में। तो इस प्रकार से हमने इसके ये पार्ट्स जो है पुष्प के वो पढ़े। आगे लिखा है जायांग को स्त्रीकेसर, जायांग जो है उसको स्त्रीकेसर भी कहते हैं। ठीक है, इसको स्त्रीकेसर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फिर अपन आगे देखते हैं इसमें। बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज बंदे होते हैं। बंदे का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये जनन करने में सक्षम नहीं है। तो जनन करने वाले भाग तो क्या है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो जाहिर सी बात है बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या होंगे, बंदे होंगे जो जनन नहीं कर सकते हैं। वह इन्हें पुष्प के सहायक चक्र कहते हैं। सहायक चक्र यानी कि ये पुष्प की सहायता करते हैं। आप कहोगे कैसे सहायता करते हैं, देखिएगा जब पुष्प बंद अवस्था में होता है, यानी कि जब पुष्प खिला नहीं है तो उस समय उसको पुष्प कलिका कहते हैं। पुष्प जब कलिका अवस्था में होता है तो ये इसके जो बाह्य दलपुंज हैं, ये जो हरे रंग की पंखुड़ियां हैं, ये पुष्प को इस प्रकार से, जैसे यहाँ ये पुष्प को बंद करके रखते हैं ऐसे, है ना, इस प्रकार से पुष्प को बंद करके रखते हैं। तो सबसे बाहर जो हरे रंग की है ये पुष्प की सुरक्षा करती है उस समय। ठीक है, जो रंगीन ये हरे रंग की पंखुड़ियां हैं बाह्य दलपुंज, ये पुष्प की रक्षा करती हैं। और ये जो दलपुंज हैं ये कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं ताकि पुष्प जो है वो परागण कर सके, परागण की क्रिया आसानी से हो सके। तो ये सहायक चक्र है, किसकी सहायता करते हैं, ये पुष्प की सहायता करते हैं।
जबकि पुमंग व जायांग को प्रत्यक्ष रूप से जनन के प्रत्यक्ष भाग के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि जनन अंग जो है वो क्या है, पुमंग और जायांग ही है। अतः इन्हें आवश्यक चक्र यानी कि पुष्प में होना जरूरी होता है, वरना पुष्प का मतलब ही क्या हुआ भाई, पुष्प किस लिए बना है, ताकि वो फल बना सके, बीज बना सके। और फल और बीज कब बनेगा, जब उसके अंदर पुमंग और जायांग से जनन की क्रिया होगी और उससे फल और बीज बनेगा। तो यहाँ पर ये पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है पुष्प में इन दोनों का होना, पुमंग और जायांग का, और इनको जननशील चक्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने पुष्प की जो संरचना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, लैंगिक जनन के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो पढ़ी। दूसरे पार्ट के अंदर डिटेल से अपन इसके बारे में और देखेंगे। अब अपन समझते हैं इस पार्ट के अंदर आए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में 5 महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, और जैसा कि आपको पता है जो आपकी पहली यूनिट है उसमें 4 चैप्टर हैं, और ये 4 नंबर का अपना पूरी यूनिट है। बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाना है। तो अपन इसको थोड़ा देख लें कि यहाँ छोटे क्वेश्चन इनमें से भी बन सकते हैं। आवर्तबीजी पादपों में जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को 2 भागों में बांटा गया है, अनिषेक बीजता और कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन बोल दीजिए, एक ही बात है। यह अपने इस वीडियो के शुरू में पढ़ा था अभी। फिर तीसरा पॉइंट है आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन पुष्प द्वारा होता है, यह भी अपन ने अभी पढ़ा था। पुष्प जो है वो सीमित वर्दी वाला परोह तंत्र है, ठीक है, ये रहा देखो, ये सीमित वर्दी वाला परोह तंत्र, अभी अपन ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। और 5वां जो पॉइंट है इसमें वो है पुष्प के मुख्य 4 भाग या 4 चक्र होते हैं। सबसे बाहर बाह्य दलपुंज, रंगीन पंखुड़िया दलपुंज, पुमंग पुंकेसर, जो पुमंग और पुंकेसर इसके नर जननांग, और जायांग या अंडप स्त्री जो है इसके वो मादा जननांग होते हैं। इस प्रकार से हमने इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखा। अब अपन समझेंगे इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिएगा बोर्ड परीक्षा में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, परंतु फिर भी अपन इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि आपके सीधा क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का कि आवर्तबीजी पादपों का शरीर कैसा होता है। तो देखिए पादप का शरीर पूछ रहा है, पादप शरीर का मतलब उसकी जड़, तना, पत्तियां, शाखाएं, उनकी बात कर रहा है। तो पौधे की जो कायिक भाग है, ठीक है, कायिक भाग के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, और द्विगुणित होती है तो वो कहलाता है बीजाणुद्भिद, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्विगुणित बीजाणुद्भिद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि पुष्प के जो पौधे का जो शरीर है, कायिक भाग है, वो द्विगुणित बीजाणुद्भिद होता है, जबकि पुष्प के अंदर जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर वाले जो भाग है जो कि नर युग्मक और मादा युग्मक बनाएंगे वो कैसे होते हैं, वो अगुणित युग्मकोद्भिद होते हैं, ठीक है, जो कि इसकी दूसरी पीढ़ी होती है। जो पादप शरीर है द्विगुणित बीजाणुद्भिद, ये प्रथम पीढ़ी कहलाता है और ये इसकी दूसरी पीढ़ी कहलाती है। फिर आगे इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कायिक जनन के लिए उपयोग लिए जाने वाले पादप अंग को क्या कहते हैं। यानी कि पौधे का जो कायिक भाग है, जड़, तना, पत्ती, उससे जो नया पौधा बन जाता है, तो जड़, तना, पत्ती जो अंग अपन ने उसका काटा है या अलग किया है तो उसे अपन प्रवर्ध कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रवर्ध कहते हैं। तो देखिएगा ये अपना इसमें ऑप्शन दे रखा है प्रवर्ध, ठीक है, ये रहा इसका सही आंसर, इसको अपन प्रवर्ध कहेंगे। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर कंद द्वारा कायिक प्रवर्धन कहलाता है। देखो कंद जो है ये अपने आलू में होता है, ठीक है ना, परकंद होता है अदरक में, कंद होता है आलू में, ठीक है। आलू क्या है, एक प्रकार का तना है, जो कि अपने इस पाठ के जो पहला जो वीडियो था उसमें प्राकृतिक जो कायिक जनन है उसके अंदर आपके पाठ्य पुस्तक में आपको मिल जाएगा, आप यहाँ उसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चौथा क्वेश्चन है कर्तन द्वारा, कर्तन यानी कि काटना, कटिंग करना, टुकड़े करना, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। देखो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है उसमें अपने कर्तन पढ़ा था, दूसरा दाब लगाना पढ़ा था, तीसरा रोपण पढ़ा था। कर्तन के 2 विधियां हैं, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। तो कर्तन जो है उसमें स्तंभ कर्तन तो होता है गन्ने के अंदर, ठीक है ना, आप पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं कर्तन वाला पॉइंट है उसमें स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। तो स्तंभ वाले कर्तन में आपको गन्ने का एग्जाम्पल मिलेगा, और चमेली और मोगरा जो है इसके अंदर होता है दाब लगाने वाला मेथड होता है, ठीक है ना। इसमें होता है टीला दाब विधि जो है वो चलती है, टीला दाब विधि चमेली में और मोगरा में। तो ये पूछ रहा है कर्तन द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, केवल कर्तन की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ना। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें देखो इसका सही आंसर चौथा दिया है, उपरोक्त सभी, ये गलत दे रखा है। क्योंकि अगर ये पूछता कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ठीक है ना,
कृत्रिम पूछा जाता तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन गन्ने में भी होता है, चमेली में भी होता है, मोगरे में भी होता है। लेकिन कर्तन जो है ये दो प्रकार से होता है, किस किसके द्वारा, तने के द्वारा और स्तंभ के द्वारा। तो कर्तन में गन्ना आएगा इसमें, और चमेली में और मोगरा में आएगा दाब लगाना, दाब जो विधि है। और दाब विधि कौन सी है, टीला दाब विधि। ठीक है, ये इसका आंसर, इसको इस प्रकार से हमें करना है। पांचवा जो पॉइंट है ये भी क्वेश्चन बन के आ गया, पुष्प एक क्या है, रूपांतरित प्रो है। ठीक है ना, प्रो है, इसको सूट कहते हैं। तो पुष्प एक रूपांतरित प्रो है। मेरे ख्याल से आपको शायद समझ में आ रहा होगा इसमें ऐसा कोई, और अगर आपको कोई कहीं कोई क्यूरी है दिमाग में, अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख दीजिएगा, उसमें आपको इसका डिटेल से इसकी जानकारी और मिल जाएगी। अब छोटे क्वेश्चनों के अंदर है पहला क्वेश्चन, पुष्प के विभिन्न भागों या चक्रों के नाम बताइए। देखिए पुष्प के जो चार भाग हैं अभी अपन ने पढ़ा है, समझा है। पुष्प के चार भाग या चार चक्र कौन कौन से हैं, सबसे बाहर तो बाह्य दलपुंज, फिर उसके नीचे दलपुंज, उसके अंदर उमंग, और सबसे अंत में अंदर की तरफ जायांग। तो आपको केवल नाम लिखने हैं, चारों के नाम आपको। फिर नेक्स्ट है कायिक जनन किसे कहते हैं। कायिक जनन की परिभाषा पूछी जा रही है, यानी कि पौधे के जो कायिक भाग हैं, ठीक है, जिन्हें कायिक प्रवर्ध कहते हैं, उनके द्वारा नए पादप की उत्पत्ति कायिक जनन कहलाती है। और आपको पाठ्य पुस्तक के अंदर भी इसकी परिभाषा आपको मिल जाएगी। गुलाब व मोगरे में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिएगा गुलाब और मोगरे का आपको मैं ले चलता हूं अपने उसी पेज के ऊपर जहां अपने कृत्रिम जो कायिक प्रवर्धन है उसमें पढ़ा था। ये रहा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, और इसमें ये कर्तन वाला जो पॉइंट है, स्तंभ कर्तन में गन्ना रहा और ये गुलाब रहा, ठीक है ना। तो गुलाब के अंदर तो कौन सा होता है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कर्तन के द्वारा होता है। कौन से कर्तन के द्वारा, स्तंभ कर्तन के द्वारा। गुलाब की स्तंभ यानी कि तना, ठीक है, उसकी शाखा या तने को काट करके अपन लगा देंगे, नया पौधा बन जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इसमें मोगरे में, ठीक है। तो ये रहा अपना मोगरे में कौन सा है, टीला दाब विधि। ये रहा टीला दाब विधि के अंदर मोगरा आपको दिख रहा होगा। ये रहा इसमें मोगरा और चमेली, ये दोनों टीला दाब विधि में आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसके दोनों पॉइंट, दोनों चीजें जो हैं अपने अलग अलग समझी कि गुलाब में और मोगरे में किस प्रकार से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। चौथा क्वेश्चन है कलम रोपण एवं दाब लगाना। देखिए कोमा जो लगी ये गलत लगी है, इसमें ये मिस प्रिंटिंग है। ये कलम रोपण एक साथ आएगा, है ना। कलम रोपण तथा दाब लगाना विधियों को समझाइए। कलम रोपण के लिए भी अपने पिछला जो वीडियो है उसके अंदर डिटेल से समझा रखा है। किसी एक उच्च किस्म वाले, अच्छी किस्म वाले पौधे की जो शाखा है, टहनी है, उसको काट करके किसी दूसरे पौधे के ऊपर अपन प्रत्यारोपित करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, कलम लगाना कहते हैं। देखिए रहा कलम वाला, ठीक है ना, रोपण की विधि, जो कलम रोपण की विधि है इसके बारे में यहाँ पर ये कोई ऊपर जो दिख रहा आपको एक कलम है और नीचे वाला भाग स्कंद है। ये अच्छी किस्म वाला जो पौधा है उसकी शाखा, उसकी टहनी को अपन काट करके इसके ऊपर यहाँ रोपित कर रहे हैं, तो ये कलम रोपण कहलाता है, ठीक है। और फिर दूसरा इसमें पूछ रहा है इसी के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है वो है दाब लगाना। तो दाब लगाने के लिए दो मेथड है, एक तो टीला दाब विधि और एक वायु दाब विधि, ठीक है ना। तो टीला दाब जो है इसके अंदर ये चमेली और मोगरा वाला, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है इस प्रकार से ये है। और वायु दाब या गुट्टी लगाने में जिसकी शाखाएं ऊपर होती हैं, हवा में होती हैं, उसके लिए मटकी के द्वारा जल की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें अपन ने पिछले वीडियोज के अंदर समझ रखी हैं और इस पाठ में से छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। फिर लघुतरात्मक क्वेश्चन है, पहला है इसमें अनिषेक बीजता किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है, बिना निषेचन के ही बीज बनना, ठीक है, अनिषेक बीजता कहलाएगा। इस पाठ के शुरुआत के अंदर ही इसका जो आपको परिभाषा है वो मिल जाएगी। विभिन्न प्रकार की रोपण विधियां, देखिए रोपण विधियां तो चार प्रकार की रोपण विधियां हैं जो कि अभी अपने यहाँ देखी थी, दोबारा देख लीजिएगा आप कौन कौन सी हैं। वही जीबी या जिह्वारोपण विधि, दूसरी है फच्चर रोपण, तीसरी है किरीट या मुकुट रोपण, चौथी है क्रिकारोपण। तो यहाँ पर इनके चारों के अपन को नाम लिखने हैं। और अगला जो पॉइंट या क्वेश्चन है वो है तने द्वारा कायिक प्रवर्धन की विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं कि तने के द्वारा, जड़ के द्वारा। ये रहा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन तने के द्वारा। तो इसमें कंद, परकंद इनके एग्जाम्पल आते हैं। तो आलू क्या है, आलू एक प्रकार का तना है, ठीक है ना, आलू क्या है, तना है, जो कि कंद का एग्जाम्पल है। और परकंद का उदाहरण क्या है, अदरक है। इसी प्रकार से सलकंद का एग्जाम्पल है लहसुन, घनकंद का एग्जाम्पल है अरबी। यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं। ऊपरी भूविस्तारी का उदाहरण है दूब घास, भूविस्तारी का उदाहरण है पुदीना, ठीक है। और
यहाँ पर ये भूस्तारी जो है, स्ट्रॉबेरी इत्यादि इसके एग्जाम्पल यहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था इसके आंसर अपन यहाँ से लिख सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और अंत में जो है इस पाठ के जो बड़े क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल पाठ में समझ में आ जाएंगे कि आवर्तबीजी में अलैंगिक जनन का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो अलैंगिक जनन जो है उसके अंदर अनिषेक बीजता और दूसरा जो कायिक जनन है वो पूरा आ जाता है। ठीक है, कायिक जनन के दोनों प्रकार आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में वैसे तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इस पाठ में से छोटे क्वेश्चन आते हैं अक्सर, आपका निबंधात्मक क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, इसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं। और अंत में क्या है, आवर्तबीजी में पुष्प के विभिन्न भाग, जो कि अभी अपन ने सबसे लास्ट के अंदर पुष्प की संरचना जो है, इसके भाग है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ये आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने पहला जो पार्ट है उसका तीसरा वीडियो बनाया है और इस 3 वीडियो के अंदर इस पूरे पार्ट को अपन ने कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट वीडियो जो है अपन वो दूसरे पार्ट का बनाएंगे और वहां अपन साथ साथ उन बातों को खास करके ध्यान रखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के तौर पर इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है।